हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे। हमें एक वेव फंक्शन दिया रहेगा और अलग अलग रीजन में हमें प्रोबेबिलिटी बताना रहेगा। जैसे अगर हमें वन डायमेंशन में वेव फंक्शन दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी बताने के लिए हम करेंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे मॉड ऑफ साई स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे। जिस रीजन में पूछा होगा उस रीजन का लोअर लिमिट पुट करेंगे और हायर लिमिट पुट करेंगे इंटीग्रेशन करने के बाद, और हमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिल जाएगी। अगर रीजन बहुत ही स्मॉल हो तो हमें इंटीग्रेशन नहीं करना रहता है, बस हमें कैलकुलेट करना रहता है बस कि मॉड ऑफ साई स्क्वायर इंटू डी एक्स। और अगर किसी पॉइंट पर हमें प्रोबेबिलिटी बताना हो तो सिर्फ मॉड ऑफ साई स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। हाँ, लेकिन इस वेव फंक्शन को पहले नॉर्मलाइज करना होगा, अगर नॉर्मलाइज नहीं है तो। अब जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन साई एक्स टी इज इक्वल टू साइन पाई एक्स बाई ए इंटू ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। जो रीजन दिया है, इंटरवल दिया है 0 to a है और अदरवाइज 0 दिया है। तो अदरवाइज का मतलब है कि 0 से लेकर छोटा, यानी कि 0 से माइनस इन्फिनिटी और a से लेकर इन्फिनिटी तक, उस रीजन में क्या है, वेव फंक्शन 0 दिया है। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 0 से लेकर a/2 इंटरवल में पार्टिकल का पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। और इसी में दूसरा पार्ट है a/4 से लेकर 3a/4 रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये वेव फंक्शन जो है दिया है ये नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं है। तो नॉर्मलाइज चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले मॉड ऑफ साई स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं पूरे रीजन में, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 और फिर ए से लेकर इन्फिनिटी तक, इस रीजन में तो वेव फंक्शन 0 ही है, तो हमें इंटीग्रेशन सिर्फ करना होगा 0 से लेकर ए तक। और मॉड ऑफ साई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा साई वेव फंक्शन का कंजुगेट इनटू साई। यहाँ पर देखिए आप, एक साइन है और ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, और उसका कंजुगेट जो हो जाएगा ई की पावर आई ओमेगा टी इंटू साइन पाई एक्स। तो साइन 2 बार रहता है, साइन स्क्वायर हो गया है। और जो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ये हो गया ई की पावर आई ओमेगा टी। तो इसमें तो ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ बचा साइन स्क्वायर पाई एक्स ओपन ए का इंटीग्रेशन करना है 0 to a। तो 0 to a इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड होगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा, अगर नॉर्मलाइज नहीं रहेगा तो कुछ 1 के अलावा कोई दूसरा वैल्यू आएगा। तो साइन स्क्वायर को यहाँ पर हम इसको लिख दे रहे हैं 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स अपन ए अपॉन 2। ये टिग्नोमेट्री में है, कॉस 2a का वैल्यू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो वहाँ से हमने ये लिख दिया है और फिर इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया है। तो देखिए इसका वैल्यू हमें a/2 मिल रहा है। तो ये कंफर्म हो गया कि नॉर्मलाइज नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 नहीं आ रहा है, इसलिए हम बोल देंगे फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। तो पहले हम वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे, उसके लिए हम कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें, और फिर उसको इंटीग्रेशन करके फिर से हम वैल्यू निकालेंगे। तो उस कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे जो मल्टीप्लाई हुआ है उस वेव फंक्शन में। तो हमने फंक्शन नॉर्मलाइज करने के लिए उसी फंक्शन में हमने एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसका वैल्यू हम निकालते हैं। तो ये जो फंक्शन है, और पूरे रीजन में तो 0 ही है, और 0 to a इंटरवल में ये फंक्शन है। तो जब पूरे रीजन में इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो अदर रीजन में तो 0 ही है, तो इसलिए हमें इंटीग्रेट इसको करना पड़ेगा 0 to a ही रीजन में। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, सारा वैल्यू फिर वही आएगा, सिर्फ एक कांस्टेंट ये जो था उसी के साथ ये तो आएगा ही, और इसका वैल्यू हम इंटीग्रेट किए ही थे, तो उसका वैल्यू हमने a/2 पुट कर दिया। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम वैल्यू 1 होना चाहिए, इसलिए हमने 1 के इक्वल कर दिया, और यहाँ से हम वैल्यू मॉड ऑफ a का वैल्यू निकाल लिए हैं। तो हमें वैल्यू मिला है √2/a। तो a का वैल्यू उस कांस्टेंट का क्या वैल्यू मिल जाएगा, तो उस कांस्टेंट का वैल्यू हमें √2/a माइनस √2/a आई √2/a और माइनस आई √2/a, इन ये 4 वैल्यू आएंगे। इन चारों में से हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं उस वेव फंक्शन में। चारों वैल्यू कोई भी पुट करिए तब भी वो नॉर्मलाइज ही रहेगा, क्योंकि उसका वैल्यू हमेशा नॉर्मलाइज होने के बाद 1 ही आएगा फिर। तो हमने सबसे सिंपली वाला यानी कि √2/a मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो वेव फंक्शन को हमने नॉर्मलाइज कर दिया, और उसका इंटरवल है जो ये वेव फंक्शन का है वो 0 to a है।
अब हमें पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी पूछा था किस इंटरवल में, 0 to a/2। तो ये एक बड़ा रीजन है, 0 to a/2 में कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ साई स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 से लेकर a/2 तक। तो मॉड ऑफ साई स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया डायरेक्ट sin πx/a। ये एक रियल फंक्शन है, तो इसका कंजुगेट यही खुद हो जाएगा, लेकिन e⁻⁻i⍵t इसका कंजुगेट करेंगे तो वो प्लस साइन के साथ वो हो जाएगा, लेकिन वो दोनों कट जाएंगे तो हमें साइन स्क्वायर ही बचेगा फिर। और ये जो कांस्टेंट टर्म है √2/a, इसका स्क्वायर टाइम हो जाएगा। तो मॉड ऑफ साई स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं साई स्टार इंटू साई xt। तो साई स्टार का यहाँ से देखेंगे तो √2/a sin πx/a और e⁻i⍵t हो जाएगा साई x स्टार। और साई x तो ये है ही खुद नॉर्मलाइज, तो हमें नॉर्मलाइज वेव फंक्शन का मॉड ऑफ साई स्क्वायर करना है और इंटीग्रेट कर देना है 0 to a/2। तो ये इंटीग्रेट कर दिए हैं हमने, तो हमें अब वैल्यू मिल जा रहा है 2/a इंटू a/4। तो मल्टीप्लाई होने के a कट जाएगा तो हमें वैल्यू मिल जाएगा 1/2, यानी कि पार्टिकल का 0 to a/2 रीजन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। उसी तरह सेकेंड पार्ट में पूछा था प्रोबेबिलिटी a/4 से लेकर 3a/4 इंटरवल में। तो उसके लिए भी फिर हम नॉर्मलाइज वेव फंक्शन जो है उसका कंजुगेट निकालेंगे और फिर उसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करके मॉड ऑफ साई स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे a/4 से लेकर 3a/4 रीजन में। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया है, इंटीग्रेशन कर दिया है, तो हमें वैल्यू फिर मिल रहा है 1/2 + 1/π। इतना प्रोबेबिलिटी होगा पार्टिकल की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी a/4 रीजन से a/4 से लेकर 3a/4 इंटरवल में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन x एंड x + dx इज px dx = a e⁻−ax dx। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ही दे दिया है कि स्मॉल रीजन में कितना रीजन है, वो स्मॉल रीजन वो है dx रीजन, स्मॉल रीजन। तो प्रोबेबिलिटी दिया है वो कितना है, a × e⁻−ax dx। तो इतना प्रोबेबिलिटी दे दिया है। वेयर x लाइज 0 to ∞ एंड a ग्रेटर दैन 0, देन द प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन x1 एंड x2, जहाँ पर x2 ग्रेटर दैन x1 इज। तो जब यहाँ पर डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दिया है और हमें वेव फंक्शन नहीं दिया है, तो हमें पता ही नहीं कि वेव फंक्शन वो कौन सा था और वो नॉर्मलाइज था भी कि नहीं, वो कैसा था वो पता नहीं था, लेकिन उसका हमें डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दे दिया है। और रीजन है x का वैल्यू कहाँ से लाइक कर रहा है, 0 से लेकर ∞ तक लाइक कर रहा है x। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड है। तो जब हमें फंक्शन दिया रहता था तो हम क्या करते थे, साई x मान लीजिए फंक्शन दिया है, तो मॉड ऑफ साई x स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रेशन कर देते थे जिस रीजन में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हो। तो मॉड ऑफ साई x स्क्वायर इंटू dx को क्या बोलते थे, प्रोबेबिलिटी बोलते थे इन ए स्मॉल रीजन। और ये क्या चीज़ है, ये भी तो प्रोबेबिलिटी ही है, या तो ये भी प्रोबेबिलिटी है a × e⁻−ax इंटू dx। तो हमें क्या करना है, अब डायरेक्ट इस प्रोबेबिलिटी का ही इंटीग्रेशन करना है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी जिस भी वेव फंक्शन का है वो वेव फंक्शन तो हमें पता ही नहीं है, और ना यही पता था कि वो नॉर्मलाइज है कि नहीं है, था कि नहीं था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये करेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे x1 से लेकर x2 तक, फिर डिवाइड कर देंगे इसमें जो प्रोबेबिलिटी दिया है उसका, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे पूरे रीजन में। यानी कि पूरा रीजन कितना दिया था, x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 to ∞, इसलिए पूरा रीजन हुआ हमारा 0 to ∞। तो 0 to ∞ उस प्रोबेबिलिटी को इंटीग्रेट कर देंगे और उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमने ये लिख दिया है, प्रोबेबिलिटी का इंटीग्रेशन कर दिया x1 to x2 डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to ∞ उसी प्रोबेबिलिटी का। और ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी x1 से लेकर x2 रीजन में पार्टिकल की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी बता देगा ये। तो हमने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट करने के बाद आया हमारा वैल्यू e⁻−ax1 - e⁻−ax2। ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया x1 to x2 रीजन में। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है
द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इज डिफाइंड एज साई एक्स इक्वल टू ए की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस आई के एक्स. ए एंड के आर रियल, ए ग्रेटर देन जीरो, के ग्रेटर देन जीरो. इफ P1 and P2 are probability of finding the particle lies in the region A to A plus dA and 2A to 2A plus dA respectively. Find P1 upon P2. तो हमें साई एक्स दे दिया है और एक स्मॉल रीजन में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है. स्मॉल रीजन अगर ए टू ए प्लस डी है तो उसको प्रोबेबिलिटी P1 बोल रहा है, और 2A टू 2A प्लस डी ए रीजन है स्मॉल रीजन तो उसको बोल रहा है P2. तो P1 अपन P2 हमें कैलकुलेट करना है. तो साई एक्स दिया है तो हमें मॉड ऑफ साई स्क्वायर निकालेंगे पहले. मॉड ऑफ साई एक्स का मॉड ऑफ स्क्वायर वैल्यू होता है साई एक्स का कंजुगेट इनटू साई एक्स. साई एक्स का कंजुगेट मतलब है वेव फंक्शन साई का हमें कंजुगेट निकाला है, यानी कि जैसे कॉम्प्लेक्स में होता है आई का कंजुगेट माइनस आई होता है. किसी रियल नंबर जैसे 4 का कंजुगेट 4 ही होगा. कोई भी रियल फंक्शन हो या फिर रियल कोई नंबर हो तो उसका कंजुगेट वही फंक्शन या नंबर होता है. लेकिन अगर हमें वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स में हो तो उसका कंजुगेट हो जाएगा, जहाँ पर आई रहेगा वहाँ पर माइनस आई पुट कर देंगे सिर्फ. तो हमें जैसे वेव फंक्शन दिया है वो ई की पावर कितना है माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस आई के एक्स है. तो साई एक्स स्टार का वैल्यू हो जाएगा ए इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस आई के एक्स, और साई एक्स का वैल्यू वही ए ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस आई के एक्स. और जब दोनों वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे ओ वेव फंक्शन खुद और उसका कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर. तो ये मॉड ऑफ साई एक्स का स्क्वायर ये क्या बताता है, ये बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल एट पोजीशन एक्स. ये जो भी है ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल एट पोजीशन एक्स. अगर हमें एक स्मॉल रीजन में प्रोबेबिलिटी निकालना है तो वो स्मॉल रीजन इसमें बस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो हमें इस क्वेश्चन में जैसे प्रोबेबिलिटी निकालना है स्मॉल रीजन में, स्मॉल रीजन DA है तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे DA का. जहाँ पर जब DA A टू A प्लस DA वाला ले रहे हैं तो यहाँ पर x की जगह A पुट कर देंगे, और जब वो स्मॉल रीजन DA एट पोजीशन 2A पर रहेगा तो x की वैल्यू 2A पुट कर देंगे. अगर हमें लिखना हो P1 अपन P2 तो कैसे लिखेंगे उसको. तो मेरा कहने का मतलब ये है जो मैं अभी समझा रहा था, मॉड ऑफ साई एक्स स्क्वायर इंटू DA मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें भी DA मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर पुट करेंगे x का वैल्यू A और इसमें पुट करेंगे x का वैल्यू 2A. यहाँ पर हमने मॉड ऑफ साई स्क्वायर DA का वैल्यू रख दिया है. तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये ऊपर नीचे ये तो कट जाएगा और हमें वैल्यू बचा सिर्फ इतना, जिसमें x का वैल्यू A पुट करना है यहाँ पर और इसमें x का वैल्यू 2A पुट करना है. हमने A का वैल्यू पुट कर दिया है तो ए की पावर माइनस 2A स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, और जब यहाँ पर 2A पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा 8A स्क्वायर, ए की पावर माइनस 8A स्क्वायर अपन ए स्क्वायर. तो यहाँ पर ये A स्क्वायर कट गया, यहाँ पर ए स्क्वायर कट जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा ए की पावर माइनस 2 अपन ए की पावर माइनस 8 इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा ए की पावर 6. तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी का रेशियो हो गया, P1 अपन P2 का ये रेशियो है. तो ये वैल्यू तो बहुत बड़ी है. इसका मतलब ये पता चल रहा है कि P1 का जो वैल्यू है यानी कि प्रोबेबिलिटी P1 बहुत बड़ी है P2 के करस्पॉन्डिंग या इससे P2 से. तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. हमारा क्वेश्चन है गेट 2002 का है. इफ़ द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल trapped in space between x equal to 0 and x equal to L is given by psi x a sin 2 pi x upon L, where a is a constant for which value or values of x will be probability of the finding the particle will be maximum. तो हमें एक रीजन दे दिया है 0 to L 1 डायमेंशन में और उसका एक पार्टिकल का वेव फंक्शन दे दिया गया है और हमें बताना है एक पार्टिकुलर एक्स पर कि किस पोजीशन पर प्रोबेबिलिटी का पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी. ऑप्शन में है
ABCD में, तो इसमें एक वैल्यू भी दिया है और दो वैल्यू भी। तो जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वैल्यू बताइए या फिर वैल्यूज बताइए, तो x की एक वैल्यू भी हो सकती है या फिर दो वैल्यू भी हो सकती है। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं कैसे। तो हमने बताया था कि अगर किसी एक पार्टिकुलर x पर प्रोबेबिलिटी बताना हो तो हमें क्या करना रहता है, वेव फंक्शन का सिर्फ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर कर देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी बता देगा एक एट ए पार्टिकुलर एक्स पर। तो सबसे पहले हम तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। फिर इस प्रोबेबिलिटी का हमें बताना है कि किस पोजीशन पर ये मैक्सिमम होगा। जब भी हमें मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं और उसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। तो वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं कि वो x की किस किस वैल्यू के लिए वो फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। और क्या निकालते हैं, जब क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछ रहा हो तो उसी फंक्शन का फिर डबल डेरिवेटिव करते हैं, और अगर फिर जो x की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू पुट करते हैं। अगर हमें वैल्यू पुट करने के बाद हमें जीरो से लेस देन वैल्यू आ रही है तो मैक्सिमम पॉइंट होगा x का। अगर डबल डेरिवेटिव में हम x की वैल्यू जो पुट करते हैं, अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है तो हमें वो मिनिमम वैल्यू देगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें जैसे साई एक्स दिया था, मॉड ऑफ साई एक्स स्क्वायर निकाले हैं जो कि प्रोबेबिलिटी बता रहा है। फिर प्रोबेबिलिटी के मैक्सिमम पता करने के लिए हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करेंगे, इक्वल जीरो के इक्वल, और फिर एक्स की जो वैल्यू आएगी वहाँ से निकल कर वो डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो हमने लिख दिया इसको, क्या कंडीशन होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी फॉर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डबल डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव ऑफ मॉड ऑफ साई एक्स स्क्वायर शुड बी जीरो एंड डबल डेरिवेटिव ऑफ साई एक्स मॉड ऑफ स्क्वायर लेस देन जीरो। तो हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। तो मॉड ऑफ ए स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। फिर साइन स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है तो हो जाएगा टू साइन टू पाई एक्स अपन एल। फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस टू पाई एक्स अपन एल, फिर इंटू टू पाई अपन एल, जो एक्स के साथ ये कांस्टेंट टर्म है। फिर इसको अब जीरो करेंगे, इक्वल के जीरो के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से हमें जो कांस्टेंट टर्म है मॉड ऑफ ए स्क्वायर और टू पाई बाई एल उसको डिवाइड करके जीरो कर देंगे, या कर सकते हैं राइट हैंड साइड पुट कर देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो हमें लेफ्ट साइड बच रहा है टू साइन टू पाई एक्स अपन एल और कॉस टू पाई एक्स अपन एल। तो ये टू साइन ए कॉस ए का फार्मूला है, इसको साइन टू ए से साइन फोर पाई एक्स अपन एल लिख देंगे। तो ये हो गया इक्वल टू जीरो। अब ये साइन का फंक्शन है, जीरो कब कब होता है साइन का फंक्शन जीरो, जब साइन एन पाई हो, जहाँ पर एन का वैल्यू प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम एन का निगेटिव वैल्यू रखते हैं तो एक्स की वैल्यू हमें निगेटिव मिलेगी, लेकिन हमें रीजन दिया है जीरो टू एल, इसलिए हमें एन का वैल्यू पॉजिटिव ही रखना होगा। तो पॉजिटिव में अगर हम प्लस वन रखते हैं, यानी कि एन का वैल्यू वन रखते हैं, तो हमें साइन पाई मिल रहा है। तो साइन पाई इक्वल है, यहाँ पर देखिए जब एन का वैल्यू वन पुट करेंगे तो साइन पाई इक्वल है साइन फोर पाई एक्स बाई एल के। तो जब इस टर्म को और इस टर्म को इक्वेट करेंगे तो इक्वल या फिर इक्वल कह लीजिए, इक्वल करेंगे तो हमें x की वैल्यू l बाई फोर मिलेगी। जब n का वैल्यू टू रखेंगे इसमें तो टू पाई इक्वल जब करेंगे फोर पाई एक्स अपन एल के, तो हमें l की वैल्यू l बाई टू मिलेगी। जब थ्री पुट करेंगे थ्री l बाई फोर मिलेगी और फोर पुट करेंगे तो l मिलेगी। हमें रीजन जीरो टू l ही दिया था, इसलिए हम ये जीरो टू l ही वैल्यू निकाल रहे हैं x की अभी। अब इन x की वैल्यू को हम मॉड ऑफ साई एक्स स्क्वायर का डबल डेरिवेटिव करके उसमें पुट करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें यहाँ से मिला था ये चीज़, ये कांस्टेंट टर्म है तो डी जीरो हो ही गया है। तो या फिर इस कांस्टेंट टर्म को साथ ही रखेंगे तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका साइन पॉजिटिव है। तो हम सिर्फ कंसिडर करते हैं इस फंक्शन को। तो ये चीज़ है सिंगल डेरिवेटिव ऑफ मॉड ऑफ साई एक्स स्क्वायर का। फिर इसी का फिर एक और बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा मॉड ऑफ साई एक्स स्क्वायर का। तो ये इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन किए हैं तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस हो गया। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें ये मिल रहा है, और जब इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे एक्स की, एक्स जब पुट कर रहे हैं एल बाई फोर, तो एल बाई फोर पुट करने के बाद हमें वैल्यू निगेटिव मिलेगा। यहाँ पर एल बाई फोर पुट करेंगे तो एल एल कट जाएगा और फोर फोर कट जाएगा तो कॉस पाई हो गया। कॉस पाई का वैल्यू निगेटिव में आएगा माइनस वन, तो डबल डेरिवेटिव हमें निगेटिव मिल गया।
और हमें यही कंडीशन भी था कि निगेटिव आएगा तो मैक्सिमम हमें बताएगा प्रोबेबिलिटी, इसलिए एक पॉइंट तो मिल गया L/4। अब इस x का वैल्यू L/ जब 2 पुट करेंगे इसमें तो हमें वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा, L पुट करेंगे तब भी हमें वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा। तो L/2 पर और L पर मैक्सिमम नहीं मिलेगा। जब 3L/4 पुट करेंगे इसमें तो हमें निगेटिव मिलेगा। तो हमें L/4 और 3L/4 पर ये डबल डेरिवेटिव निगेटिव मिल रहा है, इसलिए x = L/4 और 3L/4 पर हमें प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमें ऑप्शन मिल गया डी सही है, डी सही है। तो आज बस यहीं तक, थैंक यू।